कृष्णावली 9.3 कक्षा 8 विषय गणित। तो देखो, इन सवालों को करने से पहले कुछ परिभाषा और कुछ सूत्र हैं, तो पहले वो जान लेते हैं, फिर उसके बाद में प्रश्न शुरू करते हैं। तो इसमें देखो क्या है, इसमें है आयतन और धारिता। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आयतन होता क्या है। आयतन क्या होता है? किसी त्रिविमीय आकृति या वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, किसी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह की मात्रा उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, अब देखो जैसे कोई भी कमरा है और उस कमरे में जैसे आलमारी रखी हुई है, तो आलमारी जितनी जगह घेर रही है, नीचे फर्श पर भी और ऊपर, यानी वो कंप्लीट कितनी जगह घेर रही है, वो उसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए एक क्या है, बॉक्स है, और उस बॉक्स में जैसे हम मान लिया जाए डिब्बे रख रहे हैं उसमें, तो जितने डिब्बे उसमें आ रहे हैं, यानी कि जो बॉक्स है, जो कार्टून है, उस कार्टून को हम जैसे किसी कमरे में रख रहे हैं, तो वो कमरे में जितनी जगह घेर रहा है पूरा कार्टून, वो क्या कहलाएगा? उसका आयतन कहलाएगा। ठीक है, अब इस परिभाषा में एक नया शब्द आया है, त्रिविमीय आकृति। ये त्रिविमीय आकृति क्या होती है? तो त्रिविमीय आकृति देखो, त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय को हम 3D भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऐसी वस्तु या आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई होती है, ठीक है, क्या कहलाती है? त्रिविमीय वस्तु या आकृति कहलाती है। ठीक है, त्रिविमीय को क्या बोलते हैं हम? 3D। ठीक है, ऐसे एक द्विविमीय आकृति और होती है। क्या होता है? द्विविमीय को क्या बोलते हैं? 2D। ठीक है, और त्रिविमीय में क्या होता है? जैसे घन है, घनाभ है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, वो सभी। ठीक है, इसमें देखो कुछ सूत्र देखते हैं। सूत्र, जैसे पहला सूत्र देखते हैं हम इसका, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई r²h। r का मतलब पता ही है आपको, r बराबर होता है त्रिज्या, h बराबर होता है ऊंचाई। ठीक, दूसरा सूत्र है घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। ठीक है, एक दूसरा और भी होता है इसका, घन का आयतन। घन का आयतन बराबर क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब आधार क्या होता है? वर्ग होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल
यानी भुजा गुना भुजा और गुना ऊंचाई। ठीक, इसके बाद में आता है चौथा घनाभ। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। यदि ये सूत्र आपको याद नहीं है तो आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में है पांचवा, घनाभ का दूसरा भी सूत्र है। घनाभ का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ठीक, इसके बाद में देखो इसमें एक चीज और दे रखी है, धारिता। धारिता क्या होता है? धारिता, ठीक है, तो धारिता क्या होता है? किसी पात्र या बर्तन में, किसी पात्र या बर्तन में भरी जा सकने वाली तरल या द्रव की मात्रा, तरल या द्रव की मात्रा उसकी धारिता कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई भी पात्र है, जैसे ये बर्तन है, जैसे मैंने ये क्या ले लिया, एक ड्रम ले लिया ये, ठीक है, और इस ड्रम में ये भरा हुआ है क्या? पानी। तो इस ड्रम में मान लिया जाए कितना पानी आ रहा है? 200 लीटर पानी आ रहा है। कितना आ रहा है? 200 लीटर। तो इस ड्रम की जो धारिता है वो कितनी हो गई? 200 लीटर। ड्रम की धारिता, ड्रम की धारिता कितनी हो गई? 200 लीटर हो गई। आई बात समझ में? मान लिया जाए ये एक बाल्टी है, ठीक, और इस बाल्टी में ये पानी भरा हुआ है। ये इस बाल्टी में कितने लीटर पानी है? 10 लीटर पानी है। तो इस बाल्टी की धारिता कितनी हो गई? बाल्टी की धारिता कितनी हो गई? 10 लीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये होती है इसकी धारिता। अब धारिता को हम कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए क्या है, जैसे देखो ये मीटर में, घन मीटर में होती है, ठीक है, तो एक घन मीटर, एक घन मीटर, घन का मतलब होता है घात 3 और वर्ग का मतलब होता है घात 2। तो एक घन मीटर बराबर होता है कितना? 1000 लीटर। ये आपको याद रखना है, एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर। दूसरा है एक घन सेमी बराबर 1 मिलीलीटर। ठीक है, इसके बाद में फिर इसके बाद में 1000 घन सेमी बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है, या 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी। तो ये आपको काम में आने वाली बहुत अच्छी चीज़ें, तो ये और प्लस ये सूत्र, ये आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में करते हैं हम प्रश्नावली चालू। कक्षा 8 प्रश्नावली 9.3 विषय गणित का पहला सवाल देखते हैं। आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। तो देखो आयतन
और क्षेत्रफल निकालने की दो स्थिति होती हैं। यदि बात की जाए, जैसे ये टैंक दे रखा है इसमें, कि इस टैंक के अंदर यानी इस क्या भरा हुआ है, अंदर की बात की जाए तो वहाँ पे निकालते हैं आयतन, और यदि इसके बाहर की बाहरी बात की जाए तो वहाँ पे निकालते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि धारिता की बात हो रही है तो वहाँ पे निकालेंगे हम आयतन, और यदि बाहरी आवरण की बात हो रही है, धारिता की बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पे निकालेंगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका आगे आओ, ये पहला सवाल देखते हैं इसका। यह ज्ञात करने के लिए इसमें कितना पानी रखा जा सकता है, इसमें, इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर की बात हो रही है तो वहाँ पे क्या निकालेंगे हम, आयतन। ठीक है, दूसरी चीज़ और है इसकी पहचान की एक, कि आयतन कब निकालते हैं। यदि प्रश्न में आ जाता है मैं, इसमें आ जाएगा तो वहाँ पे निकालेंगे आयतन, और इसका आएगा का तो वहाँ पे निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें आ रहा है तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, आयतन निकालेंगे इसका। ठीक, दूसरा है, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। इसका, और जहाँ पे का आ जाए वहाँ पे क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दूसरे का उत्तर आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सी देखो, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। तो इसमें में आ रहा है तो क्या निकालेंगे हम, इसका आयतन। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो में से पता लगा लिया, आयतन की बात हो रही है। दूसरी चीज़ है, जो उसमें पानी भरा हुआ है, उस पानी से अन्य छोटे टैंक भरे जा रहे हैं, तो बात पानी यानी धारिता की बात हो रही है, तब भी उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसका आयतन ही निकालेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए, बेलन ए का व्यास 7 सेमी और ऊंचाई 14 सेमी। ये रहा बेलन ए, व्यास दे रखा है 7 सेमी, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2 सेमी, और ऊंचाई 14 सेमी। फिर है बेलन बी का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी। तो बेलन बी, व्यास है 14 सेमी, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 14/2 यानी कि 7 सेमी आधी होती है त्रिज्या, और ऊंचाई दे रखी है कितनी, 7 सेमी। ठीक, परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है, किसका आयतन अधिक है। इसका मतलब हमें इन दोनों का आयतन निकालना है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए तथा जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है, यानी हमें इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को करते हैं। बेलन ए जो है, इसका व्यास दे रखा है कितना, व्यास है इसका 7 सेमी। ठीक है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या r आधी होती है, तो 7/2 सेमी। फिर इसके बाद में इसकी ऊंचाई मतलब h दे रखी है इसकी 14 सेमी। अब बेलन ए का आयतन निकालना है, तो चूंकि बेलन का आयतन बराबर πr²h, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना है, r 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर गुना h कितना है, 14। ठीक है, तो देखो ये 22/7 गुना r यानी 7/2 की घात 2 है, तो इसको कितनी बार गुना करना है हमें, 7/2 को 2 बार और गुना 14। फिर देखो इसको काट देते हैं, काटो तो चलो। देखो 7 से मैंने इस 7 को काट दिया, फिर 2 से मैंने ये 14 काट दिया, 2 सत्ते 7 बार, और इस 2 से मैंने ये 22 काट दिया 11 बार। ठीक है, अब क्या बचा ऊपर, 11 गुना 7 गुना 7, 11 गुना 7 गुना 7। तो देखो 11 और 7 गुना 7 49, ये दोनों गुना कर दिए। अब 11 गुना 49 करो तो 11 9 99 हासिल 9, 11 चौका 44, 44 और 9, 44 और 9 हो गए कितने आपके 53, 539। और चूंकि हम क्या निकाल रहे हैं, आयतन, और आयतन होता है तो वहाँ पे घात लगाते हैं कितनी, 3,
यानी 539 घन सेमी। इस घात 3 को बोलते हैं घन, और घात 2 होती है उसको बोलते हैं वर्ग। जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो घात 2 लगाते हैं, और जब आयतन निकालते हैं तो घात 3। तो अतः बेलन ए का आयतन कितना आ गया? अतः बेलन ए का आयतन, यह आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं बेलन बी। बेलन बी में देखो व्यास कितना दे रखा है। व्यास है इसका 14 सेमी, तो त्रिज्या आधी होगी इसकी 14/2 यानी कि 7 सेमी। ठीक, त्रिज्या हो गई। अब निकालते हैं इसकी ऊंचाई। ऊंचाई यानी कि एच दे रखा है कितना? 7 सेमी। अब आयतन निकालते हैं, तो चूंकि बेलन का आयतन बराबर पाई r² h। पाई का मान होता है 22/7, r का मान कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर और गुना h भी कितना है? 7। ठीक है, तो मैंने इसको ये 22/7, r की घात 2 है तो 7 गुना 7 और गुना 7 हो रहा है ये। ठीक, 7 से मैंने 7 काट दिया, क्या बचा? 22 गुना 7 गुना 7, 22 7 गुना 7 किया तो 49। इसको गुना कर दो, तो 22 90 198, हासिल लग गई कितनी? 19। फिर 22 चौका 88, 88 और 19, 88 19 जोड़ लो, 17 को 7 को हासिल लग गई 1 10 107, यानी 1078 घन सेमी। तो ये क्या आ गया हमारा? बेलन बी का आयतन। अब देखो बेलन ए का आयतन तो आ रहा है 539 घन सेमी, और बेलन बी का आ रहा है 1078 घन सेमी। तो कौन से बेलन का आयतन अधिक है? बी का। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? अतः बेलन बी का आयतन अधिक है। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक, लेकिन अभी हमें इसमें क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और निकालना है। ठीक है, तो चूंकि बेलन ए के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr × h + r। ठीक है, तो देखो ये 2 गुना पाई का मान 22/7, r बेलन ए का r यानी कि त्रिज्या कितनी है? बेलन ए की त्रिज्या दे रखी है 7/2, तो ये लिख दिया मैंने 7/2। कोष्ठक h कितना दे रखा है? 14 सेमी, तो ये 14 + 7/2, तो 7/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3.5 भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकें? 7 में 2 को भाग देंगे 3.5 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, इस 7 से मैंने 7 को काट दिया और 2 से ये 2 काट दिया। ठीक, तो ये 22 बचा, और इधर कोष्ठक से पहले गुना भी लगा सकते हो, या कोष्ठक का मतलब भी क्या होता है? गुना ही होता है। 14 + 3.5, तो 14 और 3 कितने हो गई? 17.5, यानी 22 गुना 17.5 करना है आपको। तो 22 पंजे 110, हासिल 11, 22 सत्ते 154,
154 और 11 165, हासिल 16। फिर 22 एकम 22, 22 और 16 कितने हो गए? 28 और 10 38। पॉइंट के बाद में एक अंक है तो ये 385। 385 क्षेत्रफल निकालने तो वर्ग सेमी। बेलन ए के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 385 वर्ग सेमी। अब निकालते हैं हम बेलन बी का। तो बेलन बी, तो चूंकि बेलन बी के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है? वही 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर। ठीक है, तो देखो ये 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर कितनी है इसमें? आर दे रखा है 7। ऊंचाई कितनी दे रखी है बेलन बी की? 7 प्लस आर है कितना? 7। इसको देखो 7 से ये 7 काट दिया, 2 गुना 22, 22 दूना 44, 7 प्लस 7 14, यानी 44 गुना 14, 14 गुना 4 तो 14 चौका 56, हासिल 5, 14 गुना 4 तो 14 चौका 56, 56 और 5 61, 616 वर्ग सेमी। ठीक है, तो इसमें देखो बेलन बी का क्षेत्रफल आ रहा है कितना? 616 और बेलन ए का क्षेत्रफल आ रहा है 385 वर्ग सेमी। तो कौन से बेलन का क्षेत्रफल अधिक है? बेलन बी का। तो इससे क्या हो गया साबित कि बेलन बी का आयतन भी अधिक है और बेलन बी का क्षेत्रफल भी अधिक है। तो यहाँ पर हम नीचे क्या लिख देंगे? नीचे लिखेंगे अतः अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। तीसरा है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेमी, आधार का क्षेत्रफल, और जिसका आयतन 900 घन सेमी है। और क्या निकालनी है हमें? घनाभ की ऊंचाई। यानी प्रश्न में आधार का क्षेत्रफल और आयतन दे रखा है, तो इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे? घनाभ का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये सूत्र लगा देंगे इसमें। तीसरे में क्या दे रखा है? देखो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है इसमें 180 वर्ग सेमी। ठीक है, और घनाभ का आयतन दे रखा है, घनाभ का आयतन बराबर 900 घन सेमी। और ज्ञात क्या करनी है हमें? घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई यानी h हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखो आधार का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन और घनाभ की ऊंचाई। अब ऊंचाई निकालनी है तो देखो इसमें आपको सूत्र याद होने चाहिए। यदि आपको सूत्र हैं याद हैं तो प्रश्न को पढ़ते ही तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि हमें यहाँ पर कौन सा सूत्र अप्लाई करना है, कौन सा सूत्र लगाना है। तो इसलिए दोस्तों आपको सूत्रों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, तभी आपसे प्रश्नावली के सवाल हो पाएंगे। तो इसमें देखो चूंकि घनाभ का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो देखो घनाभ का आयतन कितना दे रखा है? 900 बराबर आधार का क्षेत्रफल
180 गुना ऊंचाई, और ऊंचाई क्या है हमारी h, ठीक है, यानी 900 बराबर 180 h। अब ये दोनों गुना हो रहे हैं, तो गुना हो रहा है तो ये 180 इधर आके क्या हो जाएगा बटे में, तो 900 बटे 180 और इधर रह जाएगा h। तो देखो 0 से 0 काट दी, 18 का भाग 90 में दिया तो 18 पंजे 90, यानी h बराबर कितना आ गया 5 सेमी। तो ये h क्या माना हमने, घनाभ की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः घनाभ की ऊंचाई h बराबर कितना आ गया 5 सेमी। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा है एक घनाभ की विमाएँ, विमाएँ का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई है 60 सेमी, चौड़ाई 54 सेमी, ऊंचाई है 30 सेमी। इस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं इसके अंदर। तो क्या करेंगे वैसे इसमें देखो, पहले तो इस घनाभ का आयतन निकालेंगे और फिर इस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने छोटे घन, तो ये घन है और जिसकी भुजा कितनी है 6 सेमी, तो इस घन का भी आयतन निकालेंगे। फिर बाद में करेंगे इस घनाभ के आयतन में इस घन के आयतन का भाग दे देंगे। ठीक। चौथा, घनाभ की विमाएँ, घनाभ की विमाएँ, विमाएँ का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी लंबाई दे रखी है इसकी कितनी 60 सेमी, चौड़ाई दे रखी है 54 सेमी और ऊंचाई दे रखी है इसकी 30 सेमी। ठीक है। तो क्या करते हैं इस घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। तो चूंकि घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है सूत्र, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक। तो लंबाई कितनी है 60 सेमी, चौड़ाई 54, ऊंचाई 30, गुना कर दो सभी को। तो देखो पहले क्या करते हैं हम इन दोनों को गुना कर लेते हैं, 60 गुना 54, 60 गुना 54 के रहा तो ये देखो 0, 6 का पड़ा 4 बार, 6 चौका 24, हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32, फिर करते हैं गुना 30, एक और 2 जीरो की 2 जीरो रख दी, 3 का पड़ा 4 बार, 3 चौका 12, हासिल 1, 3 दून 4 1 7, 3 गुना 3 9, कितना आ गया ये 97,200 घन सेमी। तो घनाभ का आयतन आ गया ये। ठीक है। अब क्या है इसमें घन की भुजा और दे रखी है, तो क्या करेंगे हम घन की भुजा, घन की भुजा क्या दे रखी है, घन की भुजा 6 सेमी। ठीक। चूंकि घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, यानी भुजा की घात 3, तो भुजा हमारे पास में 6 सेमी है, तो 6 की घात कितनी 3, 6 की घात 3 है, तो इसका मतलब 6 को हमें गुना करना है कितना 3 बार। तो देखो 6 को हम 3 बार गुना करेंगे, तो 6 गुना 6 किया तो 36 गुना 6, 6 गुना 6 36, हासिल 3, 6 3 18 और 3 21, 216 घन सेमी। यानी कि एक घन का जो आयतन है वो कितना है 216, और कुल आयतन है 9 यानी 97,200। तो इस 97,200 आयतन वाला जो क्षेत्र है उसमें 216 घन सेमी वाले कितने घन आ सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम 6 सेमी भुजा वाले घनों की संख्या निकालेंगे। ठीक। संख्या निकालेंगे तो चूंकि 6 सेमी भुजा वाले घनों की संख्या
बराबर, इसकी संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे हम, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। तो देखो घनाभ का आयतन कितना है, 97,200 बटे घन का आयतन कितना है, 216। अब इसको काटना है आपको, ठीक है। तो 216 का भाग दे देंगे 97,200 में, तो इसमें हम भाग देंगे, अलग से भाग करके देख लेना, ठीक है। तो जब इसमें 216 का इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 450 घन। यही क्या है, हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। एक इसका डायरेक्ट और है करने का तरीका, तो इसमें क्या कर सकते हो आप, जैसे घनाभ का आयतन, ठीक है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। यही चौथा प्रश्न, तो घनों की संख्या निकालनी है हमें, 6 सेमी भुजा वाले घनों की संख्या। इस तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीका से ये और भी सरल है। तो इसमें क्या करेंगे, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। तो देखो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या दे रखी है, 60 गुना 54 गुना 30, और भुजा 6, भुजा कितनी है 6, तो यानी कि 6 गुना 6 गुना 6, भुजा का 3 है, भुजा को 3 बार गुना करना है। तो देखो ये 6 से काट दिया, 6 पंजे 30, इस 6 से काट दिया, 6 नाम 54, इस 6 से काट दिया, 6 दाएँ के 60, यानी 10 गुना 9 गुना 5, ठीक। 9 गुना 5 किया, कितना आ गया, 45, ठीक। और 10 गुना 45, 450 घन। ये और भी सरल तरीका है, आप चाहो तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, दोनों तरीके ही सही हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 घन सेमी और जिसके आधार का व्यास 140 सेमी है। तो देखो बेलन का आयतन भी दे रखा है, और व्यास, व्यास का मतलब उसका आधी हो जाएगी त्रिज्या, कितनी हो जाएगी, 140 का आधा कर देंगे। बेलन का आयतन 1.54 घन मीटर, ठीक। फिर इसकी लंबाई दे रखी है, लंबाई का मतलब ऊंचाई, लंबाई बोलो या ऊंचाई बोलो, ऊंचाई दे रखी है इसकी, ठीक है। सॉरी, ऊंचाई तो हमें इसमें निकालनी है, ठीक है। ऊंचाई यानी कि h हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसका देखो ये व्यास दे रखा है इसमें 140 सेमी, व्यास बराबर 140 सेमी, ठीक। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी 140 बटे 2 बराबर 70 सेमी। अब देखो ये आयतन तो है इसका क्या है, मीटर में है, और त्रिज्या किस में, सेमी में। तो सेमी को भी हमें किस में बदल लेना है, मीटर में। तो क्या करेंगे, 70 बटे 100, तो कितना हो जाएगा ये, यानी 1 0 से 1 0 काट दो, तो ये हो जाएगा 0.7 मीटर, ठीक है। और 100 का भाग क्यों दिया हमने, क्योंकि 1 मीटर जो होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, ठीक है। तो जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं, यानी बटे में रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी ऊंचाई निकालनी है, ठीक। तो बेलन का आयतन दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, और ऊंचाई हमें निकालनी है। तो सूत्र लगा देंगे हम बेलन के आयतन का, चूंकि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई r² h
बेलन का आयतन कितना है 1.54, पाई का मान 22/7 गुना आर, आर का मान कितना है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर, और एच, एच तो हमें निकालनी है तो गुना एच कर दिया। कोई दिक्कत? आगे देखो अब 1.54 बराबर 22/7, और देखो 0.7 की घात 2 है तो इस 0.7 को हमें 2 बार गुना करना है और गुना एच। अब देखो ये 0.7 गुना 0.7 और ये बटे में क्या है 7 है, ठीक है, तो इससे हम काट देते हैं इसको 0.7 को, 0.7 को कट जाएगा ये 0.1 बार, इसका ध्यान रखना है आपको। तो अब देखो ये 1.54 बराबर 22 गुना 0.1, चूँकि यहाँ पे 1 होता था इसको गुना नहीं करते हम, लेकिन ये 0.1 है, और 0.7 गुना एच, ठीक है। अब देखो ये 22 गुना 0.1, या फिर ऐसे कर लो इसको 22 गुना 0.1 गुना 0.7, तो ये आ जाएगा आपका 0.07 गुना एच। भाई 0.1 गुना 0.7 करेंगे, देखो 0.1 गुना 0.7, तो 7 एकम 7, ये तो आ गया, लेकिन देखो पॉइंट के बाद में एक अंक और पॉइंट के बाद में एक अंक, कितने अंक हो गए 2, लेकिन हमारे पास में एक अंक है तो एक जीरो बढ़ा करके हमने पॉइंट लगा दिया, तो इसलिए यहाँ पर कितना आया, इन दोनों को गुना करने पर 0.07 आ गया, और इधर ये 1.54 है ये। अब इसमें देखो ये एच से गुना हो रहे हैं, ये 22 गुना 0.07, तो जो एच से गुना हो रहा है वो उधर आके सब किस में हो जाएगा बटे में, तो यानी कि 1.54 बटे 22 गुना 0.07 बराबर आ गया एच, ठीक है। अब इससे काट दो, काटो चलो, 7 से काटते हैं कि पहले इसका पॉइंट हटा लेते हैं, चलो पॉइंट हटाते हैं, तो ऊपर पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं और इधर भी पॉइंट के बाद में 2 अंक है, तो ये पॉइंट से पॉइंट हमने काट दिया, ठीक है। तो क्या बच गया ये 154 बटे 22 गुना 0.7 या 7 बराबर में एच, ठीक है। अब इसको काटो, 22 से काट दिया, 22 सत्ते 154 और 7 से कट गया 7 एकम 7, यानी 1 बराबर एच, तो एच का मान कितना आ गया 1 मीटर, अतः एच बराबर 1 मीटर आंसर आ गया आपका। एच हमने क्या मानी थी ऊंचाई, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः बेलन की ऊंचाई बराबर 1 मीटर, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक। कोई भी सवाल में दिक्कत आती है तो वीडियो को रिवर्स करके देखना है, तब आपकी अच्छी समझ में आएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। लीटर में पूछ रहा है वो, ठीक है, तो यानी दूध में भरे जा सकने वाला दूध की मात्रा, तो उसके अंदर की पूछ रहा है वो। तो जब भी अंदर की बात होती है या धारिता की बात होती है तो वहाँ पर हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। जैसे कोई ड्रम है तो ड्रम में भरे जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात करो, तो भी आयतन निकालेंगे, ठीक है। किसी कैन में पेट्रोल या डीजल या केरोसिन जो भी भरा हुआ है उसकी मात्रा ज्ञात करो, तब भी हम क्या निकालेंगे, उसका आयतन निकालेंगे। किसी टैंक में भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा ज्ञात करो, तब भी हम उसमें आयतन निकालेंगे। तो जब भी उसकी धारिता की बात होती है तो वहाँ पे हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, ठीक है। दूध का टैंक जो है वो कैसा है, बेलनाकार, तो बेलनाकार है तो बेलन, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या दे रखी है 1.5 मीटर, बेलन की त्रिज्या बराबर 1.5 मीटर। इसके बाद में दे रखी है ऊंचाई यानी कि लंबाई, लंबाई दे रखी है 7 मीटर, लंबाई का मतलब ऊंचाई 7 मीटर। जैसे ये एक बेलनाकार टैंक है, ठीक, तो इसकी ये त्रिज्या
त्रिज्या तो दे रखी है कितनी, 1.5 मीटर। ठीक है, और ये इसकी लंबाई, लंबाई का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है ये 7 मीटर। तो इसका हमें क्या निकालना है, इसमें भरे जा सकने वाले जो दूध है वो दूध की मात्रा निकालनी है ये। ठीक है, तो बेलन का आयतन, चूंकि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 गुना आर का मान कितना है 1.5। तो ये 1.5 का स्क्वायर गुना ऊंचाई 7। तो 22/7 गुना 1.5 की घात 2 है, तो कितने बार गुना करना है, 2 बार। घात 3 होती तो 3 बार गुना करते। ये कर दिया मैंने, 7 से 7 काट दिया, 22 गुना 1.5 गुना 1.5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2.25। गुना करके देख लेना। अब 22 गुना 2.25 करेंगे तो 22 पंजे 110 हासिल 11, 22 दूना 44, 44 और 11 55 हासिल 5, 22 दूना 44, 44 और 5 49। पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं तो 1 और 2 अंक छोड़ करके पॉइंट हमने लगा दिया। तो बेलन का जो आयतन है वो कितना आ गया, बेलनाकार जो टैंक है 49.54 घन मीटर। यहाँ पे लिख देंगे बेलनाकार टैंक का आयतन। ठीक, ये आ गया। अब ये कह रहा है कि जो इसमें जो आयतन है, जो इसमें दूध भरा हुआ है, वो दूध हमें मात्रा निकालनी है, वो किस में निकालनी है, लीटर में। देखो ये क्या कह रहा है, इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो इस घन मीटर को किस में बदलना है, हमें लीटर में बदलना है। तो क्या करेंगे, देखो, चूंकि एक घन मीटर, एक घन मीटर का मतलब ये, एक घन मीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर। अब हमारे पास में घन मीटर कितना है, 49.50 घन मीटर, इतना ही तो है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 49.50 घन मीटर में लीटर बराबर 49.50 को गुना कर देंगे 1000 से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई, एक घन मीटर में 1000 लीटर है, तो 49.50 घन मीटर में, सॉरी ये घात 3 होगी, 49.50 घन मीटर में लीटर कितने होंगे, तो इसको 1000 से गुना कर देंगे। तो 1000 से गुना करेंगे तो ये 49.50 का पॉइंट हटा दिया, तो ये और कितनी जीरो आ जाएंगी, सॉरी ये 1000 है। 1000 से गुना करेंगे तो ये 3 जीरो और आ जाएंगी इस पर। ठीक है, पॉइंट के बाद में 2 तो 1 और 2, तो 49,500 लीटर। ठीक है, तो ये जो बेलनाकार टैंक है उसमें कितने लीटर दूध आ जाएगा, 49,500 लीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः बेलनाकार टैंक में दूध की मात्रा बराबर कितना आ जाएगा, 49,500 लीटर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो, यानी घन का किनारा है, घन की भुजा, किनारे का मतलब भुजा, तो देखो इसको दुगना करना है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यानी कि घन की भुजा को दोगुना करने पर उसका क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है ये।
तो माना घन की भुजा, क्या मान ली हमने, x मान ली। ठीक है, तो घन की भुजा x मान ली, तो इसका क्या निकालेंगे हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो पूछ रहा है वो, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चूंकि घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ भी लिख सकते हो, बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 6 और भुजा क्या है हमारे पास में x, तो x स्क्वायर, यानी कि 6x स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया केवल घन की भुजा मानने पर। अब इस घन की भुजा को क्या कर रहे हैं हम, दोगुना। तो जब यानी कि हमारे पास में भुजा x है तो इसका दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x। ठीक है, दोबारा में यहाँ पर लिखेंगे अतः या अब घन की भुजा को दोगुना करने पर, घन की भुजा को दोगुना करेंगे तो ये x की जगह क्या हो जाएगी, अब 2x हो जाएगी। भाई पहले मान लिया जाए हमारे पास में 2 रुपये और उसके दोगुने कितने हो जाएंगे, 4, और मान लिया जाए 1 रुपये तो दोगुने कितने हो जाएंगे, 2 रुपये। ठीक है, तो घन की भुजा को दोगुना करने पर क्या हो जाएगी, भुजा 2x हो जाएगी। ठीक है, अब इसका भी क्या निकालेंगे हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चूंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6, भुजा कितनी है, 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 6 का तो मैंने 6 लिख दिया, गुना 2x की घात कितनी है, 2, तो 2 को x को गुना करना है 2 बार, तो 2x गुना 2x, तो 6 का तो 6। अब देखो 2x गुना 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर। तो 6 गुना 4, 6 चौका 24 और x स्क्वायर का x स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, घन की भुजा को हमने दोगुना कर दिया तो इसका क्षेत्रफल आ गया 24x स्क्वायर। अब 24x स्क्वायर आ गया, और यानी कि घन की भुजा जब x थी तब कितना आया, 6x स्क्वायर। तो वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि करने के लिए क्या करेंगे हम, इस 24x स्क्वायर में इस 6x स्क्वायर का भाग दे देंगे। ठीक है, तो जैसे मैं इधर लिख लेता हूँ इसको, अतः वृद्धि क्या करेंगे, 24x स्क्वायर बटे 6x स्क्वायर। तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दिया और 6 का भाग दिया 24 में, कितना आया, 4। तो 4 गुना वृद्धि हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा है, इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। यानी भुजा तो हमारे, यानी कि पहले तो x मान लेंगे और दूसरी यानी दोगुना कर देंगे तो 2x, तो वो इसका आयतन निकालना है आपकी बार। तो देखो इसमें घन की भुजा, माना घन की भुजा x मान ली हमने, चूंकि आयतन ज्ञात करवा रहा है वो, तो चूंकि घन का आयतन भुजा की घात 3, भुजा कितनी है, x, यानी कि x क्यू आ गया। अब घन की भुजा को दोगुना करेंगे हम। अब घन की भुजा को दोगुना करने पर भुजा क्या हो जाएगी, 2x। अब बेस का आयतन निकालना है, तो चूंकि घन का आयतन
बराबर भुजा क्यू, भुजा कितनी है हमारे पास में 2x, तो 2x की घात 3, यानी 2x को कितनी बार गुना करना है 3 बार। घात इसकी 4 होती है तो 4 बार गुना करते, घात अगर इसकी 5 होती तो 5 बार गुना करते, इसका ध्यान रखना है। यानी जितनी घात होती है उसको उतनी बार ही गुना करते हैं। अब देखो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और x गुना हो रहे हैं 1 2 3, तो x की घात हो गई 3, तो 8x क्यू आ गया दोगुना करने पर आयतन। अब इसमें क्या निकालनी है हमें वृद्धि, तो वृद्धि के लिए क्या करेंगे वृद्धि, तो जो ये दोगुना करने पर आया है पहले की तरह 8x क्यू, और जो पहले जो भुजा थी हमारी उसका जो आयतन आया है x क्यू, यानी वृद्धि करने वाले आयतन में इस सामान्य आयतन का भाग दे देंगे। तो देखो एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया, क्या बचा 8, तो कितनी वृद्धि होगी 8 गुना वृद्धि। यह आ गया आपका फाइनल आंसर। अब इसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 8। 8वां देखते हैं, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, यानी 1 मिनट में 60 लीटर पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 घन मीटर है तो ज्ञात कीजिए इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो 1 मिनट में 60 लीटर पानी गिर रहा है और उसका कुल आयतन है कितना 108 घन मीटर। तो ये जो घन मीटर है, इस घन मीटर को किस में बदल देंगे हम, लीटर में। ठीक है, तो इसको 1000 से गुना कर देंगे और जो हमारा आंसर आएगा उस आंसर में 60 का भाग दे देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा, समय आ जाएगा। इसमें देखते हैं कुंड का आयतन, कुंड का आयतन, कुंड का आयतन बराबर 108 घन मीटर, घात 3 को घन बोलते हैं। अब देखो ये इस घन मीटर को हमें लीटर में बदलना है, तो देखो क्या होता है, 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, लेकिन हमारे पास में कितने 108, तो अतः है 108 घन मीटर में कितने लीटर हो जाएंगे, 108 गुना 1000 बराबर 108 का 108 और 3 जीरो की 3 जीरो, यानी 1,08,000 लीटर। ठीक है, तो यह आ गया क्या, कुंड का आयतन। यानी इस घन मीटर को हमने किस में बदल दिया, हमने लीटर में बदल दिया ये। ठीक, अब प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है चूंकि 1 मिनट में, 1 मिनट में कुंड में गिरने, सॉरी इसमें ये लाइन नहीं आएगी, इसमें समय आएगा, फिर ये मात्रा आएगी। चूंकि 60 लीटर पानी, एक एक नियम से करते हैं इसको, 60 लीटर पानी गिरने में लगा समय 1 मिनट। जो कुंड है उस कुंड में 1 मिनट में कितना लीटर पानी गिर रहा है, 60 लीटर, और मान लिया जाए उसमें 1 लीटर पानी गिर रहा है, 1 लीटर पानी गिरने में लगा समय क्या आ जाएगा, 1/60। लेकिन हमारे पास में कुल कितना लीटर पानी है, 1,08,000, तो इसलिए 1,08,000 लीटर पानी गिरने में लगा समय, तो देखो ये जब 1 लीटर में 1/60 का समय लग रहा है, तो 1,08,000 लीटर को क्या करेंगे
इससे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/60 गुना 1,08,000। ठीक, देखो 10 से 10 को काट दिया हमने। अब इस 6 का भाग दे देंगे इस 10,800 में, तो भाग दो। भाग करना आपको आना चाहिए, नहीं डायरेक्ट भी काट सकते हैं इसको, नहीं भाग दे लो। 10,800 में कितने का? 6 का। 6 एकम 6, बच गई 4, उतार लियो 8, 6 8 48। कुछ बचा नहीं, 2 जीरो 2 जीरो, तो कितना आ गया ये? 1800 मिनट। ये कितनी बार गया? 1800 बार, यानी कि 1800 मिनट। अब चूँकि प्रश्न में जो है वो हमसे क्या पूछ रहा है, समय जो पूछ रहा है वो घंटे में पूछ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं? 60 मिनट। तो इसमें 60 का भाग दे देंगे तो उत्तर आएगा हमारा घंटे में आ जाएगा। तो इधर लिख लेते हैं 1 घंटा बराबर 60 मिनट, अतः 1800 बटे 60। 10 से 10, 6 तिया 18 और 0 की 0 बराबर 30 घंटे। तो उस कुंड को यानी कि भरने में कितना समय लगेगा? 30 घंटे। तो यहाँ पर नीचे आंसर लिख देंगे, अतः कुंड को भरने में लगा कुल समय बराबर 30 घंटे। यह आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट। इसके बाद में अगली वीडियो बनाएंगे हम घात और घातांक। ठीक है, अध्याय होगा 10। चूँकि ये किताब जो है हमारे पास में पुरानी है, तो नई जो किताब है उसमें नए सिलेबस में इसका अध्याय का नाम है 10। ठीक है, तो पहले इसको चालू करने से पहले इसका बेसिक बताएंगे और बेसिक बताने के बाद में फिर प्रश्नावली आपको शुरू करेंगे। धन्यवाद।